विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आज तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप महासहयोग फोरम सम्मेलन की सह मेजबानी भी करने वाले हैं। कल शाम 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और उनके पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें जो हैं जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, पापुआ न्यू गिनी 14 देशों में से एक ऐसा देश जहां पर हम बात कर रहे हैं कैसे हिंद प्रशांत महासागर में ये देश काफी अहम भूमिका निभा सकता है, और अभी प्रधानमंत्री की जो वहां के गवर्नर जनरल बॉब डाडे हैं उनसे मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसका यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक कॉमनवेल्थ का ये सदस्य देश है और गवर्नर जनरल जो किंग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक बड़ी अहमियत इनकी है यहाँ के जो राजनीतिक स्वरूप है। उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं, हम लगातार इस बात की आजकल चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा है और जिस तरह से यहाँ एक्साइटमेंट है, जिस तरह से स्वागत हुआ है और यहाँ का खासतौर से राजनीतिक नेतृत्व इसको एक मोनुमेंटल की तरह देख रहा है इस पूरी यात्रा को। हालांकि यहाँ पर फिपिक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे अपेक हाउस में जहाँ पे ये समिट होना है, तीसरा सम्मेलन। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो कल हमने स्वागत देखा और उसके बाद एक बेहतरीन शुरुआत आज हुई है। आज इसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होगी, उनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। अब जो पैसिफिक आइलैंड के बाद 14 देश हैं जो फिपिक के सदस्य हैं भारत के साथ, उनके साथ भी ये सम्मेलन होना है। तो अहम एक बातचीत, एक अहम शुरुआत आज के दिन में। और पापुआ न्यू गिनी और भारत के कह सकते हैं अगले 2-3 साल में 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हो जाएंगे। लेकिन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन अगर कोई समय है तो ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की यात्रा पर आए हैं। और साफ तौर पर ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है सुधाकर कि यहाँ दोनों देशों के बीच जब हम MSMEs में सहयोग की बात करते हैं उस पर MOU साइन होने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर अहम है कि कैसे जो तमाम पासपोर्ट धारक हैं उनके लिए वीज़ा छूट समझौता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी कई ऐसे MOUs हैं जिस पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर इस द्विपक्षीय वार्ता में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच और कई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तमाम देशों के लिए, उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण वार्ता हुई है इन देशों के बीच। पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता इस सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन की सह मेज़बानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता है इसे हम काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक नया तत्व ये 14 प्रशांत द्वीप देशों के मंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक पुस्तक का विमोचन किया है।
जी बिल्कुल। देखिए एक तिरुक्कुल जो तमिल की किताब है उसका यहाँ की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। उस किताब का प्रधानमंत्री मोदी ने विमोचन किया। अब देखिए भारत की जो सांस्कृतिक छाप है वो कितनी गहरी है, कहाँ तक पहुंची हुई है, उसकी जड़ें, उस बात को आप महसूस कर सकते हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि इस किताब को जिन्होंने लिखा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। तो एक जो भारत का जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो जी सुधाकर। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है कि एक शब्द एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुस्तक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए थिरुकुरल इंटोक पिसिन इस पुस्तक का नाम है। और प्रधानमंत्री ने साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है कि एक शब्द एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है कि एक शब्द एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है कि एक शब्द एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। तो दुनिया के लोगों के सरप्राइज था कि सैकड़ों साल पहले इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत में थे। और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है कि एक शब्द एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने वर्षों पहले भी इतने दूर का सोचने वाले महापुरुष भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता सुधाकर से भी हम बात करेंगे और इस बारे में, और ये सीधी तस्वीरें आप वहाँ से देख रहे हैं।
Forum and meeting between India and the Pacific Island nations. His Excellency Prime Minister Narendra Modi, thank you very much for your presence here this morning. Thank you for flying all the way from your last meeting. Thank you for coming all the way from India and making this meeting possible in your presence. And I sincerely, on behalf of my sisters and brothers of the Pacific and the leadership team of the Pacific Island nations who are here, I do sincerely welcome you to our nation's capital, to Port Moresby, to Papua New Guinea, and to the Pacific. If I could ask your indulgence, as custom is to our Pacific, and as Papua New Guinea, as a Christian nation, I want to offer just a moment of prayer to God for us to open our meeting this morning. If I could all ask for a moment of silence, and as we come to God in a brief moment in prayer. Gracious Father in heaven, we thank you for the gift of life. We thank you for bringing Prime Minister Modi and all the leaders of Pacific one more time into Era Kone, and for us to sit in this dialogue as leaders chosen by you for this moment in time in Earth's history. As we go through these deliberations, may our people be in the forefront. May your wisdom prevail over us. May you give good health to all people we represent, and may you give good health to all our leaders in this conversation. For this prayer, Jesus, we ask in your precious name. Amen. Prime Minister India and co-chair of this third Leaders Forum for the India-Pacific Island Cooperation. The Honorable Narendra Modi, thank you very much once again for coming. Let me also thank all my colleague leaders from the Pacific Forum nations, your delegations, and the entire team who have come to join us here in Port Moresby. I want to also acknowledge the Pacific Island Forum Secretary General and his team from our PIF Secretariat who are also here at present. I want to also acknowledge the presence of New Zealand Prime Minister in Port Moresby today, and later on will join most of you here. He's equally a member of the Pacific Island Forum nation, member country, and we do acknowledge his presence in Papua New Guinea at the moment. On behalf of the people of this country, I take this opportunity to extend the warmest welcome to each and every one of you. If you have not been welcomed properly, please take this time. I have behind me my Deputy Prime Minister and senior ministers of our cabinet, giving the fullest appreciation to your presence in Papua New Guinea, and a warm welcome to each and every one of you. I also take this time once again to thank Prime Minister Modi. You initiated the FIPIC meeting and the dialogue in 2015. You chaired, and with Fiji's support, Fiji assisted you in the first meeting in Fiji. The second meeting was held in your country, and this is the third of similar meetings. We look forward to the dialogue between yourself, Prime Minister Modi, and all of us. Here on the table are leaders who lead their small nations in actually land mass and population, but more importantly, collectively, Mr. Prime Minister, they occupy some of the biggest spaces on the face of planet Earth. The combined space of Pacific put together, airspace and sea space, is 1/3 of the entire planet. In the planet, 1/3 is occupied by the oceans of Pacific. 1/3 is the space of Pacific. Our ocean, Mr. Prime Minister and the friend of Pacific, Prime Minister Modi, our ocean is a great carbon sink. Our ocean is a place of great
trade and exchanges of trade. Our ocean and our airspace together facilitate trade, commerce, movement of people on planet Earth. Leaders meeting you today again for the third FIPIC are leaders of this great blue Pacific we call home, where our people have been traveling for thousands of years, just like your people have lived in India for thousands of years. We all come from a shared history of being colonized by colonial masters, history that holds the nations of Global South together, Mr. Prime Minister. Your compatriots sitting here in the Pacific Island are leaders of those who come from Global South. In the Global South, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the Global South. You have emerged as the leader of the Global South, and I want to thank you for assuring me in our own bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the Global South. And I want to, taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the Global North. The Global North have moved in the development space and into the industrialization space, and the small island nations and the Global South deserves a nation just like us who've come out from this to be a big presence at G20, at G7, to ensure that our issues are heard in total clarity. And I want to speak today as I welcome you to this FIPIC meeting, and before you address us, that the issues that are prevalent in Pacific are issues of insecurity due to climate change. Needless to remind all of us, but climate change in most instances is not an issue caused by the developing nations, especially the small island nations and small island communities, but your sisters and brothers of Pacific sitting here have people exposed to sea level rise, salination of the agricultural land, loss of land for the nation's security. These issues face us. We need a big third voice to be active for the small island nations at G20, at G7. We appreciate your presence with us at FIPIC. You are the voice that can offer our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade, and geopolitics. For us, we want this moment of the FIPIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. Climate change was one issue I raised earlier. Second issue, Mr. Prime Minister, the threats of global politics and insecurity. For instance, the issue of Ukraine war with Russia, or Russia war with Ukraine rather. We import the inflation to our own small economies. These nations sitting before you, Mr. Prime Minister, have high cost of fuel and power tariff in their own countries. And we suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, using this moment where I am co-chairing, and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific, whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce, and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies.
Our leaders will have a moment to speak to you. I want you, Mr. Prime Minister, for you to spend time hearing them, and hopefully at the end of these dialogues, may India and Pacific relationship is entrenched and strengthened, but more importantly, the issues that are facing the Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are heard in its right context and given support by you, the leader of the Global South. And I put to you, as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge, those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. Excellencies, Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है CDRI के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है। हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है। एक्सेलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में
विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है। इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। क्वाड की बैठक में हमने पलाऊ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN लगाने पर निर्णय लिया है। हम प्लूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीज, मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलैंड देशों के विजन से जोड़ता है। R&D के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान करने में भी उपयोगी है। आज स्कोरी को 14 देशों के नागरिकों के कल्याण, प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे। अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक्सेलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। India and the Pacific Island countries enjoy a vibrant partnership. Development assistance and capacity building are important components of this partnership. The Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, is an important platform that brings together India and Pacific Island countries. During its second summit held in Jaipur, Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi announced that India will assist in the establishment of a Sustainable Coastal and Ocean Research Institute, SCORI, in the Pacific Islands. Excellencies, as I said, you are large ocean states. We look forward to working with you to realize the full potential of our oceans in a sustainable manner. Designed to be a nodal center of excellence in research and development, SCORI will focus on some of the most pressing regional concerns. This includes understanding impact of climate change on marine ecosystem, marine pollution, coastal vulnerability to sea level rise, sea erosion, cyclone and tsunami. The Institute will provide ocean advisory services for the benefit of the people of the Pacific Island countries. SCORI will also help to build the capacity of the region in these critical areas. It will thus contribute to the 2050 strategy for the Blue Pacific continent and will help in meeting Sustainable Development Goal
SDG 14, Life Below Water. NCCR, the National Center for Coastal Research, Guinea, and USP, University of South Pacific in Fiji, the premier tertiary institution in the Pacific, are the lead partner institutions for this path-breaking initiative. Based in the Suva campus of USP, SCORI will be funded and maintained by Government of India for 5 years till it is handed over to USP. Scientists from NCCR have already started working with experts in USP to build the capacity of Pacific Island countries in key areas of sustainable coastal and ocean research. Today marks the formal launch of the SCORI. This successful launch is a testament to India's strong commitment to partnering with its Pacific friends for the progress, well-being and prosperity of the people of the Pacific region. Coming in the year of India's G20 presidency, this partnership between India and the Pacific shows the way forward in taking care of our world as one earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, made an announcement on establishing Space Technology Application Center, STAC, for Pacific Island countries during the second FIPIC summit. This is a testimony to India's commitment to share expertise on space technology application developed over 6 decades with all friendly and aspiring countries. For this, an internet-based web portal for data dissemination named FIPIC, Data Warehouse for Empowering Pacific Island Countries, is established at the University of PNG. FIPIC provides the right platform for the Pacific Island countries to plan for sustainable developmental activities including natural resource planning, disaster management, environmental monitoring, governance, blue economy, and also to provide early warning on cyclones and other extreme events. It is also planned to provide training to officials from Pacific Island countries that FIPIC is the first step in fulfilling the commitment made in the last FIPIC summit. The establishment of STAC in its fullest form will enormously benefit Pacific Island countries, and India is proud to present FIPIC to the FIPIC.